बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री जो हमारे पेपर का नाम है उसके यूनिट 3 का एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग के 2 यूनिट जो है वो मैट्रिसेस पर डिपेंडेंट है, यानी कि पूरा का पूरा मैट्रिक्स है। और यहाँ पर जो हमारे यूनिट 3 और यूनिट 4 हैं वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो यूनिट 3 का इस लेक्चर से पहले हम ऑलरेडी आप सभी को काफी सारे लेक्चर्स को प्रोवाइड कर चुके हैं। उन सभी लेक्चर्स को आप लोग देख लीजिए, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम लोग यह बात कर चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने यह भी समझा था कि हमारे पास फॉर्मेशन कैसे होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास कुछ विशेष प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे और वो भी फर्स्ट ऑर्डर के एंड फर्स्ट डिग्री के हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे और उनका ही अब हम सॉल्यूशन अलग अलग मेथड से फाइंड आउट करेंगे। अभी तक जो हम सारे लेक्चर्स को देखे थे वो आप सभी को वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इस लेक्चर से आप सभी को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो या तो आपको लॉन्ग आंसर में मिलेंगे या तो शॉर्ट आंसर में मिलेंगे। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चीजों को समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर हम पहले कुछ चीजों के डिफिनीशन पर बात कर रहे हैं। एक्चुअली यहां पर मैंने लिख दिया है इसीलिए इसको मैंने पहले ही निपटा दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यहां पर हमसे बोला जा रहा है, हेडिंग क्या है? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। आप सभी को सभी चीजें मैं समझा चुका हूं तो अभी इस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कुछ इस प्रकार का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो n प्लस m dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, या फिर इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? n dx प्लस m dy इज इक्वल टू 0 भी हम लिख सकते हैं या नहीं? बहुत ही आसान सा लॉजिक, हमने dx का मल्टीप्लाई करते हुए अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, एक चीज और मैंने मेंशन कर दिया है कि m और n जो हैं वो हमारे x और y के फंक्शन होने चाहिए, या फिर वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, यानी कि 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। इस बात पर ख्याल रखो कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है इसमें यह बात हमेशा ध्यान में रखना कि m और n या फिर n और m जो हैं वो हमारे पास फंक्शन भी हो सकते हैं, x और y के भी फंक्शन हो सकते हैं, या फिर वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इट इज डिपेंड अपॉन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहां पर जो हमारे पास dy बाई dx लिखा गया है इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 1 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर में कितना लिखा गया है? 1 लिखा गया है, तो इसका डिग्री कितना होगा? 1 होगा। तो यह कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? यह फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसीलिए यहां पर मैंने लिख दिया इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और यहां पर मेंशन कर दो एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, इतनी चीजें आप लोग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा इस पूरे सिलेबस के अंतर्गत तो जितने भी मेथड आने वाले हैं वो सभी के सभी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के रिलेटेड ही आएंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 में कुछ चीजें बदल जाएंगी, तो वहां पर जब बदलेंगे तो मैं उन चीजों के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम इस पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड यहां पर यह भी मेंशन कर ही लेते हैं एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट डिग्री। अब जब हम इस पूरे सिलेबस में या फिर इस बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट 3 के अंतर्गत हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं तो इसके लिए कुछ हमारे पास क्या है? फार्मूलाज हैं, कुछ मेथड्स हैं। अब उन्हीं एक एक मेथड को हम एक एक लेक्चर में लेकर चलेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आते हैं उन सभी को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना रहेगा और उससे आपकी तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी,
ठीक है ना, इतनी चीजों को समझ चुके होंगे। तो अब चलिए हम अपने पहले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे आसान मेथड भी हम कह सकते हैं। वो हमारे पास है वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ठीक है, यानी कि मेथड ऑफ वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ठीक है, अब इसके बारे में समझिए क्या होता है सेपरेबल। ठीक है, अब इसके बारे में समझो कि क्या होता है। सबसे पहले तो हम समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इनके बेस पर हम न्यूमेरिकल्स को भी बताएंगे और साथ ही साथ हम प्रोसीजर को भी समझाएंगे कि कैसे इस प्रोसेस के अंतर्गत न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अगर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ना लिखते हुए दूसरा फंक्शन बना लेते हूं, g ऑफ y dy के फॉर्म में अगर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर यन जो है वह केवल x का फंक्शन हो या तो कांस्टेंट हो, यम जो है वह केवल y का फंक्शन हो या तो कांस्टेंट हो, तो ऐसे सिचुएशन में यह जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वह इस फॉर्म में लिखा जा चुका है। लेकिन अगर यहीं पर हमारे पास जो यन है वो x और y के दोनों फंक्शन बन जा रहे हैं, तो हमें उसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। इस बात का ख्याल रखो। यानी कि जो हमारे पास dx है उसके पास जो हमारे पास फंक्शन होना चाहिए वो x का ही फंक्शन होना चाहिए। जो हमारे पास dy होगा उसके पास जो फंक्शन होना चाहिए वो y का ही फंक्शन होगा। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे हम कहेंगे कि वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब क्या? फंक्शन, और सेपरेबल मतलब क्या? वो अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, ये बात बोली जा रही है। तो अब इसके लिए हम वर्किंग मेथड पर बात करेंगे, लेकिन वर्किंग मेथड को हम आप लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू ही समझा देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलिए अगले स्टेप पर यानी कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए, ये रहा हमारे सामने इस मेथड के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि एक्चुअली सर हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अभी नहीं उठाया है तो बाद के लेक्चर्स में आप सभी के मन में यह सवाल उठ जाएगा, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से मेथड से कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा। तो इसका जवाब दो प्रकार से है। पहला, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ही आपको पता चलता जाएगा कि कैसे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप सभी के सामने दिए जाएंगे जो आप देखते हुए ही पहचान जाएंगे कि अच्छा ये वाला मेथड से इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। और ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पर, क्योंकि मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी नहीं रोक सकता। और यह बात ध्यान में रखना, ग्रेजुएशन का सबसे आसान टॉपिक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपको केवल बस मेथड पता होने चाहिए, तरीका बस आपको पता होना चाहिए और चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना इस बात को? प्रॉब्लम नहीं ना है। धीरे धीरे करके लेक्चर्स को देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, आप सभी को सब कुछ आप पता चल जाएगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब चलिए हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। नहीं तो हम तो सोच रहे हैं इस वीडियो में 2-3 क्वेश्चंस को करा ही देंगे। ठीक है, यहां पर देखो बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन में सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू xy प्लस x प्लस y प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर तो कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही सॉल्व करना है। तो जब मेंशन नहीं होता है तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर देखना पड़ता है कि इसमें क्या जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब क्या? फंक्शन, यानी कि x के फंक्शन y के फंक्शन क्या एक दूसरे से रिप्लेस हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, रिप्लेस ना कहें, सेपरेट हो सकते हैं, इसके बारे में हमें चेक करना रहता है। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, पहले लिखना है गिवन दैट dy by dx इज इक्वल टू दिस, देन या फिर और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या करते हैं ना, x को कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 बन जाएगा, यहां पर 1 को कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 हमारे पास रहेगा। अब क्या करते हैं ना, y प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो इसे ले लेते हैं y प्लस 1, और यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, x प्लस 1। अब देखो हमारे पास y का फंक्शन अलग हो चुका है, x का फंक्शन अलग हो चुका है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, यहां पर y को इधर भेज देते हैं तो dy बाई y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास x प्लस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जो हमारे पास हमने लिखा था कि f ऑफ x
डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई डी वाई। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास एक्स प्लस वन है और जी ऑफ वाई जो है वह वन अपॉन वाई प्लस वन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो समझो इस बात को, हमें इससे सोल्यूशन क्या करना है, सोल्यूशन मतलब हमें फंक्शन प्राप्त करना है। मैंने आप सभी को सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाले लेक्चर में समझाया है। ठीक है, तो अगर हमें y का फंक्शन चाहिए तो क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या करेंगे, इस स्टेप को समझो, बहुत ही आसान से स्टेप है, स्टेप्स को समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। ऑन इंटीग्रेशन, जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई वाई प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन डी एक्स, और इसका भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो इसका नॉर्मल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा लॉग y प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y प्लस वन इज इक्वल टू हम समथिंग t मान लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन हम जैसे ही करेंगे तो हमारे पास log y प्लस वन हो जाएगा या log t हमारे पास मिलेगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, y का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करना तो आप लोग इंटरमीडिएट में ही सीख चुके हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वन का जब हम करेंगे तो x हो जाएगा, और फिर हमारे पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जरूर आएगा। और यही हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है, व्हिच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आप लोग नीचे लिख सकते हैं कि व्हिच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, या फिर यहां पर लिख दीजिए आंसर। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर को पता चलता है, जब आपका कॉपी चेक होगा तो उसे पता चलेगा हाँ आंसर यही आया है। लिखने के मेथड पर फोकस करिएगा, पहले लिखिए गिवन दैट, डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखिए, फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करिए। इससे क्या होता है ना, नंबर बढ़ते हैं। कॉपी में लिखने का तरीका काफी मायने रखता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अपने पहले क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया है। अब हम चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, तो अब अपने क्वेश्चन के लेवल को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन की सहायता से हम केवल आप सभी को प्रोसीजर समझा रहे थे कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, उसे पहले हम वेरिएबल से सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास एक फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास फाइनल आंसर होता है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन अब हम अपने क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा रहे हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है, सॉल्व e टू द पावर y प्लस वन, ये माइनस मत समझ लीजिएगा, e टू द पावर y प्लस वन cos x dx प्लस e टू द पावर y sin x dy इज इक्वल टू 0। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो इसको हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में लाना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है कि वेरिएबल सेपरेबल से कैसे हम लाएंगे, तो बस इतना ध्यान में रखो कि y वाले जितने टर्म हैं उन्हें dy के साथ कर दो, x वाले जितने भी टर्म हैं उन्हें dx के साथ कर दो। बस इतना करना है वेरिएबल सेपरेबल में। तो कैसे करेंगे इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली आप क्या करिए, dx को उधर भेज दीजिए, dy को इधर ही रख लीजिए। तो क्या करते हैं ना, यहां पर ऐसे लिख देते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, पहले क्या लिखना है, गिवन दैट, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसको लिखना है। फिर लिखना है दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, कैन बी रिटन एज, हम इसे ऐसे लिख देते हैं, dy को इधर रखते हैं और dx को उधर भेज देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा e टू द पावर y, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा sin x dy इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा क्योंकि उधर जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा e टू द पावर y प्लस वन, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, cos x। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास dx भी मिल रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं ना, y वाले टर्म को इधर भेजते हैं, यानी कि e टू द पावर y प्लस वन जो लिखा गया इधर भेज देते हैं, और हमारे पास sin x जो है वह उधर भेज देते हैं। तो o और हम ऐसा करेंगे, e टू द पावर y, और इसको जब हम डिवीजन में लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा e टू द पावर y प्लस वन, और dy इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस cos x अपॉन में हो जाएगा sin x, और हमारे पास हो जाएगा dx। अब ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि y वाले जितने भी हमारे पास फंक्शन हैं वो dy के साथ आ चुके हैं, x वाले जितने भी थे वो dx के साथ आ चुके हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, अब हम इनका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली इंटीग्रेट करो, e टू द पावर y अपॉन में e टू द पावर y प्लस वन, और यहाँ पर हो जाएगा dy इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ही छोड़ दो, इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा cos x अपॉन में sin x dx हो जाएगा।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग पढ़े ही होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। तो अब यहां पर देखो मेथड को अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं ना, देखो ऐसे नॉर्मली हम सॉल्व नहीं कर सकते इसे, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि यहाँ पर देखो e⁻y+1 है, यहाँ पर भी ऊपर भी e⁻y है, और यहाँ पर sin x वहाँ पर cos x है। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। टेक, हम क्या करने वाले हैं, टेक क्या क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं e⁻y+1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि t हमने ले लिया। तो इस प्रकार हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हो जाएगा इसका अब हम क्या करना है ना, इसका हम ऐसे कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। तो e⁻y dy हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, dt मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा भाई लोग। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपली डिफरेंशिएशन कर दिया है, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया, तो 1 तो 0 हो जाएगा, e⁻y का e⁻y हो गया, और dy भी हो गया, क्योंकि dy/dt मिलता है। तो dy/dt, और यहाँ पर जो इससे हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा, और dt को हमने उधर भेज दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छी बात है अगर नहीं हुई होगी तो। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, sin x को हम ले लेते हैं, sin x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, चलो u हमने ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, sin x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, cos x मिलता है, ठीक है। माइनस में तो मिलता नहीं है, प्लस में ही मिलता है, sin x का cos x हो जाता है, और यहाँ पर हम कर देते हैं dx हो जाएगा, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और जब हम u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो du उधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन e⁻y dy इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, dt, ठीक है, अपॉन में e⁻y+1 के वैल्यू हमारे पास हमने सपोज किया है t इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू हमारे पास है du, अपॉन में sin x का हमने वैल्यू सपोज किया है u। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1/t dt का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाता है log t इज इक्वल टू, इसका जब हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा log u प्लस c हो जाएगा। अब t का वैल्यू हमने जो सपोज किया था, u का वैल्यू जो हमने सपोज किया था, इसमें हम रख देंगे। तो log t का वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, e⁻y+1 इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर log u का वैल्यू, तो u का वैल्यू हमारे पास है log sin x हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस c हो गया। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है, ठीक है। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन यह था, कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा भी गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को करा भी दिया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अब तरीका, और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की जरूरत तो नहीं लगनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम आप सभी को काफी सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सभी लेक्चर्स को देखना है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, ठीक है। तो ये जो आज का वीडियो है, इसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड की सहायता से कैसे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, तो उसे सॉल्व करते हैं, इसका हमने प्रोसीजर समझा है, ठीक है। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम एक और मेथड को उठाएंगे, उसका भी हम प्रोसीजर समझाएंगे, उसमें भी हम आप सभी को कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे और आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में गारंटी के साथ आएंगे, यह बात ध्यान रखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।